हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में बलात्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। और हाल ही में कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर का जिस तरह से बलात्कार हुआ, जिस तरह से उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद बलात्कार के खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम, एक माहौल जैसा बना हुआ है। हालांकि यह मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है भारत में जब बलात्कार या फिर यौन अपराधों के खिलाफ इस तरह का मुहिम, इस तरह का एक जज्बा देश में देखने को मिला है, लेकिन परिणाम कुछ बहुत ज्यादा निकले नहीं। 16 दिसंबर की घटना जो थी, निर्भया वाली घटना, वहां पर भी ऐसा ही देखने को मिला था, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा उसका परिणाम निकला नहीं था। तो ऐसे में बलात्कार की चर्चा में एक चर्चा जो कानूनी तौर पे थोड़ी पेचीदा है और काफी समय से अटकी हुई है, वो है वैवाहिक बलात्कार का मामला। कि क्या विवाह के अंतर्गत जहां पर एक पुरुष और एक स्त्री जो हैं वो एक विवाहित संबंध में है, यानी कि वो पति और पत्नी है, क्या ऐसी दशा में पुरुष उस महिला का बलात्कार कर सकता है? अगर पुरुष ने महिला की इच्छा के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाए, जोर जबरदस्ती की, तो क्या इसको बलात्कार माना जाना चाहिए या फिर नहीं माना जाना चाहिए? और क्या इस बलात्कार के लिए दंडात्मक प्रावधान जो हैं, कानूनी तौर पे जो दंड हैं, वो सामान्य बलात्कार जैसे ही होने चाहिए या फिर इसके लिए कुछ अलग से कानून बनना चाहिए? यह एक ऐसा कानूनी सवाल है जिस पर भारत में अभी तक चर्चा चल रही है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बात कही है। वो बात क्या है? सुप्रीम कोर्ट की बात का औचित्य क्या है? इसमें क्या तर्क है? इन सारी बातों को हम अगले 10 मिनट में समझ लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा लॉन्ग टर्म बैच जो है वो चल रहा है, ऑलरेडी 16 तारीख से शुरू हो गया था। उससे जुड़ने की लास्ट डेट जो है वो 20 तारीख है। तो आप अगर आप 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं तो एजे लाइव कोड लगा के आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से तुरंत जुड़ जाइए। 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है वो आज सुबह से शुरू हुआ है 8 बजे से। एजे लाइव कोड लगा के आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप पटना में रहने वाले हैं, अगर आप पटना में रहते हैं, पटना के आसपास कहीं से हैं, तो भाई आपसे हम लोग मिलने आ रहे हैं 22 तारीख सुबह 11 बजे। याद रखिएगा, AN कॉलेज है पटना में, बोरिंग रोड पर, वहां पर आप हमसे मिलने आ सकते हैं। 11 बजे टाइम पे आइएगा, सब लोग साथ बैठेंगे, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे। तो भाई आपका इंतजार रहेगा, बिल्कुल देर मत कीजिएगा। चलिए, तो अब इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत में जो पुराना आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड की जो धारा 375 थी, ये बलात्कार के बारे में बात करती थी। ठीक है। अब बलात्कार का जो प्रावधान आईपीसी में किया गया था, उसमें कुछ अपवाद जोड़े गए थे कि कुछ मामलों में बलात्कार नहीं माना जाएगा। तो इस धारा 375 का जो अपवाद नंबर 2 था, वो क्या था? विवाहित महिला व पुरुष के संबंध, विवाहित महिला व पुरुष के संबंध, यह बलात्कार का अपवाद है आईपीसी के हिसाब से, जिसको हमने नए कानूनों में भी कंटिन्यू किया है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर किसी विवाहित महिला के साथ उसका अपना पति, याद रखिएगा, इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी पुरुष, उसका अपना पति यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध भी यौन संबंध बनाता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती भी करता है, तो भी चूंकि ये विवाहित हैं, इसलिए इसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। ये एक अपवाद जो है, ये बलात्कार के कानूनों में भारत के कानून प्रदान करते हैं। अब इसको लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है। बहुत सारे संगठन जो हैं, बहुत सारे नारीवादी संगठन जो हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए जो संघर्ष करते हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप इसमें आपने क्या कर दिया कि ये जो कानून का अपवाद आपने बनाया है, ये वास्तव में विवाहित महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण है। कि भाई ऐसा क्यों है? देखिए, इस बात को समझिए, यह विवाहित महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण है। यह आरोप जो है इन पर, इस अपवाद पर लगता रहा है और लंबे समय से यह मांग चलती आ रही है कि इस अपवाद को समाप्त किया जाए और अगर विवाहित महिला के साथ भी उसका पति किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती, किसी प्रकार का बलात्कार करता है, तो उसको सामान्य बलात्कार जैसा ही माना जाए।
इसमें तर्क यह होता है कि क्योंकि महिला का विवाह हो चुका है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसने हमेशा के लिए अपनी सहमति प्रदान कर ही दी है यौन संबंधों के लिए। सेक्स के लिए, यौन संबंधों के लिए हमेशा महिला की सहमति या दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। तो अगर किसी महिला, क्योंकि महिला आपकी पत्नी है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसकी सहमति नहीं लेंगे या फिर उसकी सहमति का कोई मतलब नहीं है, उसकी सहमति की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। और यह अपवाद जो है ये यही संदेश देता है कि विवाहित महिला जो है उसकी सहमति का कोई मूल्य नहीं है, उसकी सहमति की कोई कीमत नहीं है। तो इसको लेकर बहुत सारे मामले चल रहे हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं। 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, लेकिन यह दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया था 2022 में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें स्प्लिट जजमेंट दिया था। 2 जज थे और दोनों जजों ने एक एक जजमेंट दिया था, और एकदम अलग अलग जजमेंट। एक जज ने कहा था कि यह अपवाद गलत है, इसको सामान्य बलात्कार माना जाना चाहिए, और दूसरे जज ने कहा था कि भाई कानूनी तौर पे ये जो इसको अपवाद दिया गया है, यह अपवाद ठीक है, इस अपवाद में कोई समस्या नहीं है। तो दिल्ली हाईकोर्ट का यह मामला जो है, इसकी अपील भी सुप्रीम कोर्ट में अब पेंडिंग पड़ी है। इसके अलावा देश भर में ऐसे कई सारे मामले हुए हैं। जैसे कर्नाटक में एक मामला हुआ था 2023 में, जहां तक मुझे याद है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपील की थी कि अपनी ही पत्नी के बलात्कार का एक मामला उस पर चल रहा था, जिसमें सरकार ने कहा था, कर्नाटक सरकार ने कहा था कि हम इसको माफी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस पर मामला चले। तो इस मामले की अपील भी कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। ऐसे कई सारे मामले जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से कहा है कि भाई, केंद्र सरकार से कहा है कि आपका इसमें क्या विचार है, आप भी अपना विचार हमको बता दें। क्योंकि इस बात को समझिए कि सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो कई बार ये बात कह चुके हैं कि ये प्रक्रिया सामान्य नहीं है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, ये केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा भी है, इसके अपने सामाजिक प्रभाव भी होंगे। भाई देखिए, इस बात को समझिए कि भारत में एक पारिवारिक संरचना जो है उस पर भी इसके प्रभाव हो सकते हैं। तो यह बात भारत सरकार ने कही है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई बार कहा है कि आपका इस पर जो भी विचार है, जो भी आपको लगता है, जो भी आपको कहना है, आप एक हलफनामा दाखिल कर दीजिए, एक एफिडेविट दाखिल कर दीजिए और आप हमको बता दीजिए, ताकि आपका मत भी हम जो है अपना निर्णय सुनाते हुए इसको ध्यान में रखें। लेकिन हुआ क्या है, पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि भैया आप बताओ आप क्या सोचते हो, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना एफिडेविट जो है वो फाइल नहीं किया है। क्योंकि ये मामला थोड़ा पेचीदा है, इसमें सामाजिक मुद्दे भी हैं, इसमें कानूनी मुद्दे भी हैं, और सरकार को यह पता है कि भाई अगर जो है वो इसका विरोध करेगी, अगर ये कहेगी कि नहीं ये अपवाद बने रहना चाहिए और विवाहित बलात्कार को जो है, वैवाहिक बलात्कार को बलात्कार नहीं माना जाना चाहिए, तो आमतौर पे इससे सरकार की छवि पर प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार जो है निश्चित तौर पर इसमें जवाब दाखिल करने से बच रही है। तो आज क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केंद्र सरकार अगर जवाब दाखिल नहीं भी करेगी तो ऐसा नहीं है कि यह मामला रुका रहेगा। आज चंद्रचूड़ साहब ने, जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत में इस मामले पर एक मौखिक सुनवाई थी, उसमें उन्होंने यह कहा कि भाई अगर यह मामला में केंद्र सरकार की ओर से कोई एफिडेविट नहीं आता है, कोई हलफनामा नहीं आता है, तो हम इसको इसके कानूनी आधार पे सुनेंगे। तो केंद्र सरकार का जो ओपिनियन है वो इतना जरूरी नहीं है कि अगर वो नहीं आएगा तो उसके कारण इस मामले की सुनवाई ही नहीं होगी। अगर केंद्र अपना ओपिनियन नहीं भी देता है तो भी कानूनी आधार पे मामले की जो जरूरी सुनवाई है वो हम करेंगे और उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। यह बात आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही है, यह बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, इस बात को समझिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर स्पष्ट है कि इसको लेकर जो भी निर्णय देने हैं वो कानूनी आधार पर विचार विमर्श करके सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और केंद्र सरकार का जवाब ना देना इस मामले को टाल नहीं सकता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वकीलों को, एक पूजा धर वकील थी, एक जागृति जडेजा वकील थी, उनको इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया था कि आप इस मामले की जांच कीजिए। और सितंबर 2022 में
सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें भारत में पहली बार वैवाहिक बलात्कार का शब्द प्रयोग किया गया था। तो क्या किया गया था, जो महिलाओं को गर्भपात का अधिकार होता है, गर्भपात के अधिकार में क्या होता है, जिन महिलाओं को के साथ बलात्कार हुआ होता है, बलात्कार पीड़ित महिलाएं अगर गर्भवती हो जाती हैं तो उनको लंबे समय तक गर्भपात का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और इसमें बलात्कार की श्रेणी में, गर्भपात वाले मामले में बलात्कार की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सितंबर 2022 में वैवाहिक बलात्कार को भी शामिल किया था, कि अगर किसी महिला के साथ वैवाहिक बलात्कार भी हुआ है तो भी उसको लंबे समय तक गर्भपात का एक अधिकार होगा आम महिलाओं की तुलना में, जैसा किसी भी अन्य बलात्कार के विक्टिम को, किसी भी अन्य बलात्कार की पीड़िता को होता है। तो भाई इसको लेकर एक चर्चा, एक बहस जो है वो निरंतर चलती आ रही है। अब हमें देखना है कि यह बहस कहां जाती है। इसके विपक्ष में देखिए, इसके पक्ष में तो तर्क देने का कोई मतलब नहीं। आप सभी जानते हैं कि यार बलात्कार तो बलात्कार है, कैसा भी बलात्कार हो, महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर जुल्म जो है वो गलत है। भले ही अगर कोई महिला विवाहित है उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कभी भी बलात्कार किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पे इसको अपराध ठहराया जाना चाहिए। इसके खिलाफ जो एक बात आती है वो हमेशा ये आती है कि इसके सबूत मिलने बहुत मुश्किल है। कि अगर मान लीजिए कल को कोई महिला जो है वो वैवाहिक बलात्कार का मामला किसी अपने पति पर दर्ज कराती है, तो इसमें जांच करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह मामला जो हुआ होगा पूरा का पूरा ये घर के अंदर हुआ होगा, जिसके कोई भी गवाह मिल पाना, जिसके लिए कोई भी फॉरेंसिक सबूत मिल पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा दुष्कर है। तो ये एक थोड़ा सा और गंभीरता के साथ, चर्चा के साथ इस पर निर्णय होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब भी इस पर चर्चा करेगा, इस पर निर्णय लेगा, तो हम इसके सारे पक्षों से फिर से अवगत एक बार हो पाएंगे। लेकिन अभी के लिए इसमें इतना ही है। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई संडे को 11 बजे पटना में एएन कॉलेज में आप लोगों से लाइव मुलाकात होगी, जरूर आइएगा। और अगर आप लोग हमारे P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं, प्रतिज्ञा प्लस 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं, आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। एजे लाइव कोड लगाकर तुरंत जुड़ जाइए, बिल्कुल देर मत कीजिए। और अगर आप लोग 2026 या 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो 20 तारीख तक जो है आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से भी जुड़ सकते हैं। यह अवसर आपके पास है, इसका भी लाभ उठाइए, इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।